नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 17 जुलाई को मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू करवाए थे। थोड़े से अच्छे एमसीक्यू हैं, ये आसान नहीं होते हैं, मध्यम से अच्छे स्तर के एमसीक्यू हैं। उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। और इसके पश्चात अभी कौन कौन सा अपने चैनल पर चल रहा है एमसीक्यू, तो एक साइंस का चल रहा है, एक मॉडर्न हिस्ट्री का और मैं आपको एमसीक्यू करवाऊँगा, 300-400 तो करीब मैं और करवाऊँगा ही। और ज्योग्राफ़ी अभी मैंने एमसीक्यू करवाना शुरू नहीं किया है, तो ज्योग्राफ़ी का करवाना है। और इकोनॉमिक्स का आज़ादी के पश्चात जो इकोनॉमिक बड़े बड़े रिफॉर्म हुए हैं उसका मैं आपको करवा दूंगा। बाकी इकोनॉमिक्स में बजट सर्वे हम चारों कर चुके हैं, तो वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। करंट अफेयर जो मैं करवाता हूँ वहाँ से पूछा जाता है, और आज़ादी के पश्चात जो इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो अप्रॉक्स लगभग मैं सभी सब्जेक्ट को मैंने टच किया हुआ है। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू शुरू तो किए थे मैंने, लेकिन बीच में उसको रोक दिया है। उसको एक मास्टर वीडियो करके उसको भी सारा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो एक चैनल पर आपको इतना सारा कंटेंट एक जगह पर मिल जाता है, तो वीडियो को ज़रूर देखा करें और रिवीजन भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वीडियो देख लिया और आप निश्चिंत होकर के बैठ गए, ऐसे नहीं होता है। कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन अनिवार्य होता है, ठीक है। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। बारिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद चटर्जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है तो इसीलिए इस प्रकार से दिख रहा है आपको। और रास बिहारी बोस, उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। रास बिहारी बोस गदर पार्टी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, जबकि बारिंद्र कुमार घोष और जोगेश जो हैं वो अन्य क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े हुए थे, ये इससे जुड़े हुए नहीं थे। अनुशीलन समिति से भी ये जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। क्या इसके प्रस्ताव में ये कहा गया था, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में? अगला है कि कोई भी प्रांत जो नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे ब्रिटेन के साथ अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में अलग से समझौता करने का अधिकार होगा। अगला है कि 2 ही स्टेटमेंट हैं, 2 ही हैं, ये तीसरा चौथा ये भी पहला दूसरा ही है, ये इंग्लिश में दरअसल में नंबरिंग गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रावधान थे। क्रिप्स मिशन आया कब था, तो मार्च 1942 में आया था, और इसको अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस और लीग दोनों के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। क्रिप्स मिशन ने प्रांतों को अलग से समझौता करने का अधिकार दिया था, लेकिन संविधान सभा के लिए नामांकन की पूरी तरह स्पष्टता नहीं की गई थी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में, इसीलिए पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको ज़रा हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित की। डच लोगों ने पूर्वी तट पर गजपति शासक यानी उड़ीसा के शासकों के द्वारा दिए गए भूमि के द्वारा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। अल्फांसो डी बुकर्क जो था उसने बीजापुर सल्तनत जो है ये कब्जा कर लिया इसने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई ज़मीन पर मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापित की। ये 3 स्टेटमेंट आपसे दिए गए हैं। यूरोपियों के भारत आगमन चैप्टर से ये सवाल जो है वो दिया गया है आपको। इसको ज़रा हल कीजिए कि इसमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा। आप इंग्लिश में भी यहाँ पर कथन देख सकते हैं, तीनों लिखे हुए हैं। यह है पहला, यह है दूसरा और यह है तीसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर सही है, बी आंसर हो जाएगा। डचों ने गोलकुंडा व अन्य स्थानीय शासकों से भूमि प्राप्त की, न कि गजपति शासकों से, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, जो कि पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने 1919 से 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देने की सिफारिश की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो लाया गया उसमें क्या ये तय किया गया कि 21 वर्ष से ज़्यादा जो भी महिलाएं होंगी उन सबको वोट देने का अधिकार होगा।
आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने महिलाओं के लिए विधानमंडल में आरक्षित सीटें प्रदान की। जिस प्रकार से एससी को दिया गया, जिस प्रकार से सिखों को दिया गया, मुस्लिमों को दिया गया, उसी प्रकार से क्या महिलाओं को भी दिया गया? ये सवाल पूछा गया है आपसे। दरअसल में जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे यूपीएससी पीवाईक्यू हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उसी के ये सवाल हैं, आप देखिएगा जाकर, ये प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का। केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था। 19 के सुधार महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन 1935 का अधिनियम महिलाओं के लिए सीटें जरूर आरक्षित की गई थी, इसीलिए दूसरा तो सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सारे सिपाही यूरोप के युद्ध लड़ने चले गए और देश में अधिकांश महिलाएं ही कामकाजी बच गई थी, तब जाके शासकों को अनुभव हुआ कि महिला पुरुषों के समान है, और उसी के पश्चात से महिलाओं को वोट देने का अधिकार और पुरुष महिला समानता की बात जो है वो यहीं से पनपती है। युद्ध का बाई प्रोडक्ट था महिलाओं की काबिलियत को पहचानना। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महीन सा फैक्ट है ये, कि महिलाओं को भी सदन में आरक्षण दिया गया था 1935 एक्ट्स के पश्चात। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्न से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है आपसे। 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव को अपनाया। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करके अधिक भारतीयों को शामिल किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दिया। क्रिप्स प्रस्ताव दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया और नेक्स्ट डे सुबह में सभी के सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन जेल से गीत, इस प्रकार से हो जाएगा, इसका से संबंधित है, जो प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन? ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस सॉन्ग इनटू इंग्लिश। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजनी नायडू। तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी इससे संबंधित हैं। गांधी जी ने जेल में रहते हुए प्राचीन भारतीय गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी आदत कभी भी खाली नहीं बैठने की, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कुछ न कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते रहने की। तो इसी के दौरान उन्होंने प्राचीन भारतीय गीतों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। निम्न से कौन हिंदू फीमेल स्कूल के सचिव के रूप में जुड़े थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर महोदय हैं, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए बेथुन स्कूल की स्थापना में प्रमुख योगदान उनका माना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह धिल्लन को निम्नलिखित के रूप में याद किया जाता है। ये सब के सब क्या हैं? तो ये सब आईएनए के, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी के ये सारे आर्मी मैन थे, जिन पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। इनको पकड़ा गया और अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि हम सबके सामने इन पर मुकदमा चला करके इनको दंडित करेंगे, जिससे भारत के लोग डर जाएंगे। लेकिन लाल किले में जब मुकदमा चलाया गया तो देश में एक अलग ही आंदोलन छिड़ गया कि आईएनए के सैनिकों को छोड़ दो, और इसमें लीग, कांग्रेस, वामपंथी सारे के सारे जो हैं एक होकर के आवाज़ उठा रहे थे, एक होकर के आवाज़ उठाया उन्होंने कि आईएनए के सैनिकों को छोड़ दो। तो ये मुकदमा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उल्टा ज़्यादा ही उनके लिए खतरनाक साबित हो गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑरकोट का निजामत हैदराबाद राज्य से उभरा। अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य हैं वो किस राज्य से उभरे, इसके बारे में सवाल है। आरकोट का जानते होंगे, जिस पर क्लाइव ने घेरा डाला था, आरकाट जिसको बोलते हैं। आरकोट का निजामत हैदराबाद राज्य से उभरा। मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य से उभरा है। मैसूर जो है यह क्या विजयनगर से उभरा है। रोहिलखंड राज्य अहमद शाह दुर्रानी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों से बना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा यहाँ पर सही है, दूसरा सही है, पहला और तीसरा दोनों गलत है। मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद उभरा है, लेकिन आरकोट और रोहिलखंड के लिए गलत कथन दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों गलत हो जाए। आरकोट जो है इसके बारे में आपने आंग्ल कार्नेटिक में पढ़ा होगा। आंग्ल कार्नेटिक में तो कर्नाटक राज्य का ये हिस्सा रहा है, न कि हैदराबाद राज्य का। हैदराबाद थोड़ा सा
पश्चिम पूरब की तरफ में हो जाएगा और ऊपर की तरफ में हो जाएगा, जबकि कर्नाटक जो है वो इस तरफ में, आपको मैप पर मैं दिखा देता तो सही रहे। अगर एक मैप बनाएंगे हम लोग तो आरकोट यहाँ पर स्थित है, हल्का सा तमिलनाडु की तरफ में, हाँ यहाँ पर स्थित है। इसलिए ये उस समय में कार्नाटिक राज्य का हिस्सा हुआ करता था, न कि हैदराबाद का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में कौन सी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री या फैक्ट्रियाँ थी, कहाँ कहाँ पर थी इनमें से, तो ब्रोच, चिकाकोल, तिरुचिरापल्ली। यहाँ पर मिस टाइप है, बरूच होगा ये, बरूच, ठीक है। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। भरूच में बिल्कुल था, और ये न केवल अंग्रेज़ों का था बल्कि इसके अलावा डच लोगों का भी यहाँ पर गोदाम स्थापित किया था उन लोगों ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका केवल आंसर हो जाएगा ए, इसका केवल आंसर हो जाएगा। मिस टाइप है ये। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पिंगली वेंकैया ने यहाँ तिरंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। राजेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रीय गान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैडम ब्लावस्की और कर्नल अर्कॉट ने यहाँ पर पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। ये तो अडियार में स्थापित किया था इन्होंने, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदनपल्ली में ही जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका आंसर सी हो जाए। इसको जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी PYQ है, 1919 में इसका अनुवाद किया गया था इंग्लिश में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई, वहाँ उनके लिए एक चर्च समर्पित है। गोवा में प्रत्येक वर्ष सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मनाया जाता है। यह 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। इन तीनों में से पूछा गया कि कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा गलत है। सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट ऑर्डर के संस्थापक सदस्य थे और गोवा में उनका उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु गोवा में नहीं बल्कि चीन के पास एक द्वीप पर हुई थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो हैं, इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मामला जो है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सहमति की आयु, वैवाहिक अधिकारों की बहाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा। महिला शिक्षा संबंधित तो नहीं है ये, लेकिन दूसरा तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रखमाबाई 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष, ज़रा इमेजिन कीजिए, कोई छोटी बच्ची खेल रही होती है, 11 वर्ष की थी, तो उनकी शादी उनसे 3 से 4 गुना ज़्यादा उम्र के किसी बुढ़े से कर दी गई। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूँगी, मैं फिजिकल रिलेशन में नहीं जाऊँगी, मैं इस आदमी के साथ में नहीं रहूँगी। इसके पश्चात से इनका जो पति था भीकाजी ने, दादाजी भीकाजी नाम था उसका, दादाजी भीकाजी। आज के लोग इमेजिन नहीं करते हैं 100 साल पहले का इंडिया कैसा था। इसने कोर्ट में केस कर दिया, बहुत फेमस मुकदमा है ये, ध्यान से सुनिएगा। इसने कोर्ट में केस कर दिया कि इस लड़की से मैंने शादी की है, लड़की क्या बोले, इस बच्ची से मैंने शादी की है, इसको मेरे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन और मांग ये भी किया था कि विवाह करने के पश्चात मेरे साथ इसको रहना पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है और इसको मेरे साथ सहमति के साथ रहना पड़ेगा और वैवाहिक अधिकारों की बहाली भी करनी होगी, है ना। तो इसके पश्चात से परिणाम यह हुआ कि ये केस तो ये हार ही गया, और उसके बाद 7 से 1891 में सहमति आयु अधिनियम पारित करना पड़ा अंग्रेजी सरकार को, जिसके पश्चात से विवाह की उम्र को संशोधित करना पड़ा, बढ़ाना पड़ गया। तो रखमाबाई जो मुकदमा है यह बहुत फेमस है इसी के कारण से, क्योंकि इस लड़की ने, बच्ची बोलें क्या बोलें, 11 साल के, इसने विवाह के पश्चात साथ में रहने से इनकार कर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। इसको ज़रूर याद रखें। अगला सवाल है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में नील की खेती में कमी क्यों आई थी। इसका आंसर हो जाएगा सिंथेटिक जो है डाई, उसका निर्माण हो गया था, इसके कारण से नील की खेती में कमी आ गई थी। नई आविष्कारों का जर्मनी में केमिकल से नील बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना क्यों की थी। तो यह सिविल सर्वेंट को ट्रेंड करने के लिए, वो भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहता था। अगला सवाल है कि भारत के इतिहास में उलगुलान, ये यूपीएससी PYQ है गुरु,
उलगुलान या महान विद्रोह निम्नलिखित में किस घटना का वर्णन है? तो 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है उसी को उलगुलान नाम से भी जाना जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। औरंग राज्य के खजाने का प्रभारी, बनिया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्यों को नामित राजस्व भुगतान करता। बनिया कोई बोलचाल नहीं, ये शब्द यूज होता था उस व्यक्ति के लिए, बनिया शब्द यूज होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा तो यहाँ पर सही दिया हुआ है। बनिया और मिरासीदार सही ढंग से युग्मित हैं, लेकिन औरंग खजाने के प्रभारी के रूप में गलत दिया हुआ। औरंग का मतलब होता है वो गोदाम जहाँ पर माल बेचने से पहले सामान को रखा जाता था। निम्नलिखित कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध में भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से समझाता है? भारत पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध में यानी कि 1801 से लेकर के 1850 तक की बात कर रहा है। ये औद्योगिक क्रांति के कारण से ब्रिटिश वस्तुओं के आयात से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए थे। यही इसका सबसे सही प्रभाव दिखाता है। यहाँ पर ए इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सखाराम गणेश दाउस्कर द्वारा लिखित पुस्तक देसेर कथा के बारे में आपसे सवाल पूछा गया। आपको पता है ये सवाल पहले बीपीएससी में पूछा गया, देन इस सवाल को यूपीएससी ने नेक्स्ट ईयर सवाल पूछा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पहले बीपीएससी ने इस सवाल को पूछा, उसके पश्चात से नेक्स्ट ईयर यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देसेर कथा, ये सखाराम गणेश देउस्कर हैं, बहुत फेमस किताब है। यह भारत में राष्ट्रवाद में इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसने औपनिवेशिक राज्य की मानसिक विजय के खिलाफ चेतावनी दी। इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के प्रदर्शन को प्रेरित किया। देउस्कर द्वारा देश का उपयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया। तो पहला और दूसरा तो सही हो जाएगा, बंगाल के लिए नहीं, उन्होंने देश शब्द का उपयोग पूरे देश के लिए किया, पूरे देश के लिए किया। इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। सखाराम गणेश देउस्कर की किताब है, क्या नाम है उसका? देसेर कथा नाम है। देश की कथा उसको हिंदी भाषा में कहा जाएगा, मराठी में उसको देसेर कथा कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित क्या शामिल था? कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का निमंत्रण, सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित अध्यादेश को वापस लेना, गांधी जी के पुलिस अत्याचार की जांच के सुझाव को स्वीकार करना, केवल उन कैदियों की रिहाई जो हिंसा का आरोप में नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित की गई, अध्यादेश की वापसी हुई जो नमक सत्याग्रह में छोड़ा गया था, और उसके अलावा गैर हिंसक जो कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया। लेकिन इस सवाल के ऑप्शन जो हैं वो यूपीएससी के द्वारा गलत दिए गए थे, इसलिए इसको इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया था। इसका आंसर नहीं यहाँ पर ऑप्शन से निकल पाएगा। वैसे इसका पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। उसके अलावा तीसरा भी गलत नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल पाएगा आपको। के विटाल विध्वंसक पहली मासिक पत्रिका जो अस्पृश्य लोगों को अपने लक्षित दर्शकों के रूप में लेती थी, इसे प्रकाशित किसने किया था? तो गोपाल बाबा वलंगकर ने इसको प्रकाशित किया था, गोपाल बाबा वलंगकर ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला किताब है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? सीलिंग कानून पारिवारिक जोत पर लक्षित थे, व्यक्तिगत जोत पर नहीं। सीलिंग कानून जो है, सीलिंग कानून, सीलिंग का मतलब कितना जोत रहना चाहिए आपके पास में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, कृषि भूमि प्रदान करना था। इसने नकदी फसलों की खेती को प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया, नकदी फसल की खेती को। भूमि सुधारों ने सीलिंग सीमाओं पर कोई छूट की अनुमति नहीं दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा कि भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था, ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है उनको कम से कम भूमि का आवंटन किया जाए। ऐसे लोगों से लेकर के जिनके पास में ढेर सारी भूमि है, इसको कहा जाता है लैंड रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। आज आप इस एक्ट को बस पढ़ करके गुजर जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि आज कोई ऐसा एक्ट पारित किया जाए जिसमें आपको पता चले कि आपके पास में अगर 10 बीघा ज़मीन है तो आपसे 2 बीघा लेकर के गरीब आदमी बांटा जाएगा। आपका तो खून खौल उठेगा, विद्रोह पर उतर जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, बिल्कुल बस जला देंगे। लेकिन भारत के एक बहुत साहसी प्रधानमंत्री हुए नेहरू जी, उन्होंने ये काम करके दिखाया था। और यकीन मानिए, आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ था तो यही था लैंड रिफॉर्म एक्ट। क्यों? क्योंकि ज़मींदारी प्रथा जैसी भारत में कानूनें रही हैं जिसने गरीब लोगों से उनका खेत खलिहान तक छीन लिया था। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि भू सुधार को लागू किया जाए। जिनके पास अत्यधिक अकूत संपत्ति थी उनसे ज़मीन लेकर
करके गरीब और भूमिहीन लोगों में बांटा जाए। हम लोग बस पढ़ के गुजर जाते हैं, हम उसके इम्पैक्ट को कि क्या उस समय सिनेरियो रहा होगा जब ये एक्ट पारित हुआ होगा, किस प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकल विलनेस दिखाई होगी, कैसे झेला होगा इस डिसीजन को, कितने लोग नाराज हुए होंगे, इसको ज़रा सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कितना बड़ा काम था ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, सिवाय चाय और चीन के साथ। 1813 में चाय और चीन के साथ, तो ये तो सही लग रहा है भाई, ये तो सही लग रहा है। पहला तो इसने कंपनी द्वारा नियंत्रित भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। अगला है कि भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कैसे हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है, तीसरा यहाँ पर गलत है। 1857 के पश्चात से भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित होता है। उससे पहले तो लगभग में कंपनी का ही नियंत्रण था और क्राउन का नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें। स्वदेशी आंदोलन जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योग में पुनरुद्धार में योगदान दिया, तो सही हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल दिया होगा। दूसरा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में की गई, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहली बार में जो आपका इंस्टिंक्ट आपको जो आंसर बताएगा ना, वही आंसर 99% केसेज में सही होते हैं। कई सारे बच्चों की दिक्कत मैं बताऊं आपको खुल करके, पहली बार जो आंसर निकालते हैं वो सही होता है, लेकिन कलर करने जाते हैं तो उनके दिमाग में आर्यभट्ट जी आ जाते हैं। वो उनके बोलते हैं थोड़ा सा और सोचो, वो सोचते हैं, उस चक्कर में गलत करके आ जाते हैं। सीधा सीधा सा जो चीज़ लिखा हुआ है उसको अगर आपको सही लग रहा है आंसर टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा मत सोचिएगा। ज़्यादा सोचने के कारण भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं आंसर्स को। ओके, अगले सवाल पर चलते। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि पहला इंस्टिंक्ट में जो आंसर निकले वही आंसर को मानना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन, संगठन और नेता। अखिल भारतीय अस्पृश्य विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामासामी नाइकर। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा सही है, तो तीनों के तीनों सही हो जाएगा। इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। महात्मा गांधी ने इंटेंडेड लेबर प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेम्सफोर्ड की युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। चेम्सफोर्ड यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। क्या 1931 में कांग्रेस को अवैध घोषित, इलीगल घोषित किया गया था क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों को तीनों यहाँ पर पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा गलत दिया हुआ है। बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो गांधी जी को लोग सार्जेंट पुकारने लग गए थे, क्योंकि गांधी जी घूम घूम कर लोगों को प्रचारित कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे कि आप आर्मी का हिस्सा बनिए और युद्ध लड़िए अंग्रेजी सरकार की तरफ से, ताकि जब देश उनकी तरफ से लड़ेगा तो युद्ध के पश्चात वो शायद हमें आज़ादी दे दे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सर तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ के अध्यक्ष, केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य, पीसी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। इसका आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है, डी इसका आंसर हो जाएगा। सभी सही मैच है यहाँ पर। निम्न से कौन सा पौधा का समूह न्यू वर्ल्ड में पालतू बनाया गया था, ओल्ड वर्ल्ड में पेश किया गया? तो न्यू वर्ल्ड शब्द जो है, यह शब्द ये अमेरिका के लिए उपयोग किया जाता है और ओल्ड वर्ल्ड यूज किया जाता है यूरोप के लिए। यूरोप के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, तंबाकू, कोको और रबर मूल रूप से अमेरिका से यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया इसको। इसका आंसर ए हो जाएगा। बड़ा ही खतरनाक सा सवाल था, ए इसका आंसर हो जाएगा। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे, केंद्रीय विधानसभा के लिए भी चुने गए। इनका नाम था लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब भी इनको कहा जाता था। वुड डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुदान में सहायता प्रणाली की शुरुआत की गई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी की शिक्षा माध्यम बनाने की सिफारिश की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। सभी स्तरों पर नहीं किया गया था। प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा कहा गया था, सेकेंडरी स्तर पर मातृभाषा
प्लस इंग्लिश कहा गया था और हायर एजुकेशन केवल इंग्लिश में कहा गया था इनके द्वारा। बाकी बिल्कुल सही है। 1857 ईस्वी भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित होते हैं, इन्हीं की सिफारिशों का आधार पर। इसका आंसर ए हो जाए। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसने महिला एजुकेशन के लिए भी रिकमेंडेशन किया था, महिला एजुकेशन होना चाहिए, इसको लेकर के भी इन्होंने सुझाव दिए थे वुड डिस्पैच ने। इसको भारत में मॉडर्न एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविष्ट शक्तियाँ दी गई थी किसको? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1935 एक्ट से सवाल पूछा गया था। संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार ने निम्न से कौन कौन से उपाय किए? संथाल परगना नामक क्षेत्र बनाया गया, तो ये तो सही है। और संथालों के लिए गैर संथाल की भूमि हस्तांतरित करना वैध बना दिया गया, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे प्रमुख वस्तु कौन थी? 18वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 1750 की बात हो रही है। 1750 की बात हो रही है, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? कपास, रेशम, सोरा और अफीम उस समय निर्यात किया जाता था। कपास, रेशम और सोरा और अफीम, कपास, रेशम, सोरा और अफीम उस समय निर्यात किया जाता था। एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा, जहाँ पर यूरोपियों का आगमन का चैप्टर है वहीं पर आपको दिख जाएगा ये। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान का किसान का शामिल होना, यह सबसे बड़ा जो है ये 1917 के पश्चात से संभव हो पाया। कि 1917 के पश्चात से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको अलग अलग बहुत सारे किसान आंदोलन दिखेंगे और वो बड़े स्तर पर दिखेंगे। तो ये जो है किसानों के बीच में जो अनरेस्ट था, किसानों के बीच में जो दिक्कतें थी, उसको लेकर के अब राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन शुरू हो गए। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? हिंद मजदूर सभा, माय मिस्टेक, हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे वी कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूदरीपाद और KC जॉर्ज, JP दीनदयाल उपाध्याय, MN रॉय, CP रामास्वामी अय्यर, K कामराज, वीर सलिंगम पुत्तलू, अशोक मेहता, TS रामानुजम, GG मेहता कौन हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? 1948 में स्थापित हुआ है यह, तो डी हो जाएगा। अशोक मेहता और TS रामानुजम और GG मेहता जो हैं, ये तीनों के तीनों संस्थापक रहे हैं हिंद मजदूर सभा के। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित हुई, बिल्कुल हुई थी। जैसे बलिया में चीतू पांडे की सरकार, इन्होंने समानांतर सरकार स्थापित की थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की सरकार की स्थापना की थी। 1942 से क्रिप्स मिशन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा को आप काट दीजिए, तीसरा को काट दीजिए, ए आंसर हो जाएगा। इसने कोई पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव नहीं रखा था, बल्कि युद्ध के पश्चात से डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे, इसीलिए तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। एलिमिनेट करेंगे तो भी आसानी से आंसर निकल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के बारे में सही है? 1920 के दशक में जो असहयोग आंदोलन हुआ, तो इसने विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। यह इसके साथ सही हो जाएगा। आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी घटना 1857 के विद्रोह से पहले हुई थी? सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? तो 1857 से पहले हुआ है। ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संगठन और स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा सही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, मुस्लिम लीग 1906, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। तो सभी के सभी यहाँ पर सही दिए हुए हैं। मुंबई में इसकी स्थापना होती है और ये जो है लीग, यह बांग्लादेश की ढाका जो वर्तमान में राजधानी है बांग्लादेश की, वहाँ पर स्थापित होता है। और यह दिल्ली में स्थापित होता है, फिरोज शाह कोटला में स्थापित होता है यह। निम्न के कौन सा कथन रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में मुंबई शुरू हुआ और ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, जिसमें नाविकों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे। निम्न से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई थी? इनमें से कौन है जो सविनय अवज्ञा से जुड़ी हुई थी? तो सरोजनी नायडू, इन्होंने धरासना में नमक सत्याग्रह किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन थ्योरी की व्याख्या की। ड्रेन थ्योरी ने भारत से ब्रिटेन में धन हस्तांतरण की आलोचना की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा संगठन 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित किया गया था? तो ब्रह्म समाज जो है यह 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा कथन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नेतृत्व कर्नल डायर ने किया था। यही यहाँ पर सही दिया हुआ है, यही यहाँ पर सही दिया हुआ है। ये बहुत पहले के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के सवाल भी पहले पूछे जाते थे। और आज का आखिरी सवाल 90 नंबर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खेरा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917। पूछा जा रहा है कि कौन से सही हैं यहाँ पर? तो तीनों के तीनों 17 हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये आज का आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम रूल लीग के बारे में सही है? इसकी स्थापना 1920 से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 1920 में स्थापित नहीं हुआ था। 1919 में तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। यह केवल बंगाल में सक्रिय थी, ये भी गलत है। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की मांग करना था। बिल्कुल ये सही है, ये सही हो जाएगा। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी, ये भी गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मैंने आपको इस वाले वीडियो में करीब में 50 क्वेश्चंस करवाए हैं और दोनों वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिएगा, जिससे यूपीएससी पीवाईक्यू भी आपका रिवाइज हो जाए। कठिन स्तर के कुछ सवाल भी करवा दिए हैं। बहुत सारे सवाल अभी मैं करवाऊंगा आपको। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।